सो हे माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग आपके DU LLB के 2020 वाले पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। आराम से बैठो अपने कॉपी पेन को लेकर। और तो जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियो में बताया है कि मैं एक छोटा सा मतलब ऑनलाइन वीडियोस लेके आने वाली हूँ। ऑब्वियस बात है ऑनलाइन ही आएगी, ऑनलाइन वीडियोस लेकर आने वाली हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे आप लोगों के जो भी एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, एंट्रेंस रिलेटेड आपका जो सिलेबस है, क्वेश्चन इन द सेंस कि सिलेबस जो है वो हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, पूरा कवर करेंगे, आराम से बैठेंगे और हर एक चीज़ को जनवरी से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों की जो PDF, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब चीज़ों के लिए मुझे PDF उठानी पड़ेगी और मैं PDF को अपनी साइड से बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों की जो भी मैं वीडियोज़ लेकर आने वाले आप लोगों की क्लासेस जो होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस इन द सेंस कि मैं आपको वीडियोज़ ऑब्वियसली बात अपलोड करके दूँगी और वीडियो से आपको डेली उसको एक्सेस लेना पड़ेगा। और डेली एक्सेस के लिए आप यू ऑल कैन सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपके पास सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाए। ओके, सो आते हैं इस वीडियो पे। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जिसमें मैंने पूछा था कि आप लोगों के अपने वीडियोस से पहले, जो वीडियोस की बात मैं यहाँ पर कर रही थी, आपको अपनी वीडियोस से पहले यहाँ पर आप लोग अपनी वीडियो से पहले कोई PYQ सेशन मतलब जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करें वो चाहिए कि नहीं। अभी हम पहले DU को कंप्लीट करेंगे। DU के मैं प्रीवियस 5 ईयर तक क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, 5 ईयर पेपर हम डिस्कस करेंगे। 2021 का ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो होप आप लोगों ने 2021 वाला पेपर देख लिया होगा। और लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया है। ठीक है, लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन है, सेक्शन वाइज भी एक बार हम चेक कर लेंगे। अभी तो हम पहले मैं आप ही लोगों के साथ इस क्वेश्चन पेपर को देख रही हूँ। ओके, तो सेक्शन वाइज भी हम ज़रूर पढ़ेंगे कि सेक्शन मतलब लेट सपोज कि आपकी लीगल के सेक्शन से कितने क्वेश्चंस थे, आपके कॉन्ट्रैक्ट से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से, आपके इंग्लिश सेक्शन से, वो सब हम लोग अभी देखते हुए चल रहे हैं। और लास्ट में हम लोग एक बार मैं आपको फिर अपनी PPT की स्लाइड पर लेकर चलूँगी और वहाँ पर हम लोग प्रॉपरली देखेंगे कि हमने कितने क्वेश्चन कौन कौन सेक्शन से आए हैं और आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। तो PYQ सॉल्व करने का बेसिकली मेन पर्पस ये होता है ताकि आप लोगों को समझ आए कि लेवल क्या है पेपर का, वो पता चले। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहले सिलेबस को कवर करते हैं, पहले सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे। देखो, बैड अप्रोच नहीं है ये भी एक अच्छी अप्रोच है, बट इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत थॉरली पढ़ना पड़ेगा, बहुत अंदर तो घुसना पड़ेगा और उसको पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। और उसके बाद ही एट द एंड आप लोग कहीं पर किसी स्टेज पर पहुंच जाओगे। फिर जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे तो नहीं पता आप लोगों को आपने कितने डेप्थ में कौन से टॉपिक में पढ़ा है, क्या पता उतने डेप्थ में वो टॉपिक मतलब ज़रूरत ना हो। तो इसलिए उस गलती को मेरे हिसाब से अगर आप उसको नहीं करना चाहते हो तो आपको पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। 2021 वाला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, या फिर तो आप उसको प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हो। टॉप राइट कॉर्नर में भी लिंक आ रहा होगा, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो होप आप लोग वो जो मैं इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं, जो मैं आपको जनवरी से एक मतलब वीडियोज़ दूंगी, वो आप लोग ज़रूर सारी देखोगे और पूरा जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगी उसको प्लीज़ आप करना। उससे क्या होगा, आप ही का प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का जो एंट्रेंस निकलने की पॉसिबिलिटी है विल इंक्रीज। ओके, सो ये वाले पेपर को देखते हैं 2021। जैसे मैंने बता दिया, ये वाला जो पेपर है वो 2020 वाला है। ओके, तो 2020 के पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हो ये पैसेज आया है। मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैं आप लोगों को पैसेज यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। पैसेज ना डिस्कस करने का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि पैसेज अभी हम नहीं करें। पैसेज मैं इसलिए डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि जब हम इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको इंग्लिश की वीडियोज़ दूँगी, वहाँ पर मैं आपको पैसेज को जिस तरीके से जो ट्रिक्स होती हैं जिसको यूज़ करके आपको अपने पैसेज को सॉल्व करना है, उसके साथ में DU की जितने भी अब तक के पैसेज आए हैं पेपर में उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इन पैसेजेस को सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। अभी हम मतलब मेरा बेसिकली होल और सोल जो फोकस होने वाला है वहाँ पे करंट अफेयर के सेक्शन पर होगा, GK के सेक्शन पर होगा, आपके लीगल के सेक्शन पर होगा और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन पर होगा। ये वाले जो एरियाज है मैं सिर्फ इन्हीं 4 एरियाज को कवर तो खैर मैं पूरा पेपर करूँगी, बट जो मेरा मेन फोकस होगा जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो यही वाले एरियाज हैं। ओके, सो होप आप ये वाला पैसेज वाला क्वेश्चन आप लोग अपनी साइड से भी करो। DU LLB 2020 का पेपर आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, प्लीज़ इसको ढूंढो और वहाँ पर देखो। ठीक है, और मैं भी इसको लिंक में या फिर मैं हो सकेगा तो मैं इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगी, जहाँ से आप जाकर उसको प्रॉपर्ली डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तरफ से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट मतलब ये जो आपका पैसेज वाला एरिया है, प्लीज़ मतलब अभी मैं इसको नहीं करने वाली। गाइज आप लोग अपनी साइड से भी कर सकते हो इन क्वेश्चन को सॉल्व, एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ईजी पैसेज था, आप उसको कर सकते थे। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, मतलब उन पैसेज वाले क्वेश्चन को छोड़कर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, मेरे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो या फिर कुछ भी ऐसी वीडियोज़ देखो, तो पहले अपने साथ एक कॉपी को मेंटेन करो। ठीक है,
कॉपी मेंटेन इसलिए नहीं करनी कि आपको आंसर्स लिखने, आंसर आप लोगों के पास सामने ऐसे लिखा हुआ है आंसर, ये पूरी प्रॉपर वही PDF है जो जब इसके ये पूरा आंसर की है, ठीक है, मतलब बोला जाए नॉर्मल वे में तो ये आंसर की, और वहाँ से मैंने पूरी आंसर की वैसी उठाई हुई है, कुछ अपनी तरफ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं किया हुआ है। तो जब भी आप कोई भी कहीं पर भी अगर आप ये चीज़ देख रहे हो तो अपने नोट्स को क्रिएट करो। नोट्स इन द सेंस कि कौन से, तो जब आप नोट्स बनाओगे तो हर एक पार्ट में, हर एक सेक्शन को डिवाइड करते हुए चलना, कौन से सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस, और मैं आपको बताते जाऊँगी आपको कहाँ पर नोट करना है। तो गाइस जो पॉइंट मैं आपको नोट करने के लिए बोल रही हूँ प्लीज़ उस पॉइंट को नोट करो, और मैं आपको नोट बता दूंगी कौन कौन से पॉइंट को आपको नोट करना है, उस पॉइंट को नोट करो और उसको करंट, मतलब जो अभी आपका पेपर होने वाला है, मतलब 2022 वाला जो पेपर होने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 2021 वाले जो एरिया को करोगे, 2021 वाला जो करंट वाला एरिया है उसको सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर आपको उसे कनेक्ट करना है और अपने कॉपी में उसको फिल करना है, मतलब वहाँ पर लिखना है जब भी आप वो न्यूज़ में आता है, ठीक है। तो नोट्स साथ साथ क्रिएट करते हुए चलना। तो अब तक मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया, तो करंट फटाफट वीडियो पर आते हैं, क्योंकि ये वीडियो होने वाली थोड़ी लंबी, इसी एक वीडियो में मैं आपको पूरा इस पेपर को डिस्कस कर दूंगी, तो इसलिए थोड़ी वीडियो लेंदी होने वाली है। तो गाइस प्लीज़ वॉच टिल द एंड, सो इससे क्या होगा कि आप लोगों को ही प्रॉफिट होने वाला है। ओके, सो आप आते हैं क्वेश्चन पे बिना आगे का और टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक, अच्छा UN इंटरनेशनल ऑर्गन, इंटरनेशनल न्यूज़, अगर आप DU LLB में बैठना चाहते हो, वो भी इस एम से कि आपको क्लियर करना है, इस एरिया को कभी स्किप मत करना। अगर आप यहाँ पर स्किप करके चलोगे तो 50% चांसेस आपके गिर जाएंगे यहाँ पर एडमिशन के। रीज़न इसलिए मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि ये जो एरिया है मतलब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर स्टूडेंट जो होता है वो लीगल का सेक्शन कवर करके जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन कवर करके जाएगा, बट जो आप में और जो और स्टूडेंट में डिफरेंस क्रिएट करेगा वो यही वाला पोर्शन है कि लोग UN का पोर्शन करके जाते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि नहीं, वो सब। तो अगेन मैंने फिर आपको टॉपिक से हिला दिया। मेरे कहने का मतलब है कि ये पॉइंट अगर आप नोट कर रहे हो तो इसको नोट कर लो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्टिंग से अगर कर रहे हो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको लिखना है, आप लोगों को बनाना है। ओके, सो आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गया कि वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स को निकालता है, रैंकिंग निकालता है, और इस रैंकिंग को आप अपनी कॉपी में अभी नोट करो। उसके बाद ये पूछा है कि मई 2019 में जो ये रैंक आई थी उसमें इंडिया की क्या रैंक थी, ठीक है, इंडिया की क्या रैंक थी, मई 2019 में निकाला था, तो इंडिया की क्या रैंक थी वो यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर तो फाइनली आंसर आपको दिख रहा है 63। जो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट करंट अफेयर वाले आंसर से देखूंगी, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन वाला वहाँ पर मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। तो अभी आप सिर्फ ये देखो, ठीक है। तो अभी आप एक काम कर सकते हो, अपने कॉपी उठाओ, नोटबुक उठाओ, उसमें आप एक पॉइंट डालो जिसमें आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के ऐसे एरो बनाओ, मतलब जैसे बनाते हो, वर्ल्ड बैंक लिखो, यहाँ पर रैंक लिखो, ठीक है, और बगल में आप इंडिया भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जब भी रैंक रिलीज होगी तो यहाँ पर उस रैंक को फिल कर देना। और अगर अभी रिलीज हो रखी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तो प्लीज़ कॉमेंट, ओके। तो जहाँ और प्लीज़ अगर मैं कमेंट करने के लिए बोल रही हूँ और आपको पता है कि वो चीज़ हुई है या फिर उसका करेक्ट आंसर कुछ और है, ये होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ। मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितने इंटरैक्टिव हो इन सेशंस को लेकर, ताकि जब हम वो वाले सेशंस को करें जहाँ पर मैं आपको प्रॉपर वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ, जहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ, MCQ हैं, सेशंस, डाउट सेशन क्रिएट करूँगी, तो वहाँ पर मुझे इंटरेक्शन देखने के लिए यहाँ पर आपको अपने कॉमेंट्स को साथ साथ करते रहना है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक अगर आप अभी ये चीज़ देख रहे हो तो प्लीज़ अगर आपको पता है तो कॉमेंट करो, ओके। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट टर्म्ड एज, मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू जो आता है और एक्सपेंडिचर जो हम खर्च करते हैं गवर्नमेंट की, उसके डिफरेंस को, जो उनके बीच में डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, टर्म्ड एज उसे क्या बोलते हैं। तो ये जो है अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो मतलब आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होगी इसके बारे में, ठीक है। बट इकोनॉमी का क्वेश्चन एक साइड से होगा, बट अभी हम इसे इकोनॉमी के सेक्शन से छोड़ के हम इसको बजट के सेक्शन से देखते हैं। तो ये आपका बजट का क्वेश्चन है। जब आप बजट को पढ़ोगे जो आपकी फैब में रिलीज होती है, तो उसमें टेबल प्रॉपर्ली जब बनाया जाता है, जब आप किसी भी वेबसाइट पर या फिर कहीं पर चेक करोगे तो वहाँ पर वो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बताएंगे। और यहाँ पर ये सब जब आप पढ़ोगे बजट जब आएगा तो मैं भी कुछ वीडियोज़ लेकर आऊँगी बजट के ऊपर, तब हम वहाँ पर भी चेक करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इसके बारे में तो आपको
उसमें मिलेगा तो ये भी, बट यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो आपका फिजिकल डेफिसिट है इसका आंसर, फिजिकल डेफिसिट। आप हमेशा याद रखना टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का जो गैप होता है, इसके बीच में जो गैप होता है उसे हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है मुझे 2 पार्ट में वीडियो लानी पड़ेगी, काफ़ी बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, तो 2 पार्ट में वीडियोज आएंगी और 2 पार्ट में 50-50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम अगेन 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इन 2019 द सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज ऑफ इकोनॉमिक साइंस, मतलब ये सीधी सिंपल सी बात है, इकोनॉमी जो आपका नोबल प्राइज मिलता है इकोनॉमी के फील्ड में, वो किसको मिला है, ठीक है। अल्फ्रेड वाज अवॉर्डेड टू, अवार्ड किसको दिया गया। तो ये क्वेश्चन आने का मेन एरिया पता है क्या है, 2019 में आपने जो ये अवार्ड दिए गए थे, यहाँ पर जो अवार्ड रिलीज हुए थे वो एक हस्बैंड वाइफ को दिए गए थे। एक हमारे इंडिया के थे, एक हमारे इंडिया के थे और एक उनके साथ उनकी वाइफ थी, वो इंडिया की नहीं थी, उनका आई गेस जर्मन की थी वो, ठीक है। उनका नाम चैटर्जी करके कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। उनके साथ इनको मिला था माइकल कैरमर को, ठीक है, माइकल कैरमर, होप मैंने प्रोनाउंस सही किया होगा, तो इनको मिला था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है। तो जब भी इससे आप ये देखो, अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस को, मतलब मुझे ऐसे 2 क्वेश्चन लगे। जब आप वर्ल्ड बैंक, तो आप जब करोगे तो इंटरनेशनल ऑर्गन जितनी भी हैं, इंटरनेशनल, मैं साफ साफ लिख देती हूँ, इंटरनेशनल प्लस UN ज़रूर करके चलना। अब वर्ल्ड बैंक आपको मिल गया है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में प्रॉपर कौन कौन सी उनकी रैंक लिस्ट, मतलब कौन सी वो रैंकिंग निकालते हैं वो सब, ठीक है। अवार्ड में आपको नोबल पीस प्राइज़, चाहे वो मतलब नोबल पीस प्राइज़ और इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज़ मिलना, वो सब आपको लिखना है, वो सब आपको लिख के रखना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख लो, एक तो आपका UN का पोर्शन और एक आपका नोबल प्राइज़ का पोर्शन, ठीक है। दो चीज़ आपने लिख ली। सो फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एज पर द लॉ द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया शैल बी ऑपरेटेड बाय, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कौन ऑपरेट करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात आ रही है, तो ये तो आपको थोड़ा मतलब माइंड से भी लगाया जा सकता है कि RBI इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो RBI आप इसको आराम से इजीली लगा सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बट अगर एक बात बताऊँ, आपको नहीं वहाँ पर क्लिक करता है आपके पेपर में, तो यू कैन स्किप। अगर आपके पेपर के टाइम में ये क्लिक नहीं हो रहा है आप लोगों के माइंड में कि कौन, वैसे मॉनेटरी पॉलिसी का जो डायरेक्ट कनेक्शन होगा वो रिजर्व बैंक से हो सकता है, क्योंकि ऐसे आपको इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, पूरा हमारे कंट्री की, तो वो RBI ही करेगा, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो स्किप, क्योंकि -1 लेने से ज़्यादा बेटर है कि हम नंबर ही ना लें, चाहे माइनस में ले चाहे प्लस में, नंबर ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जो आपका SEBI का हेड ऑफिस पूछा है, ये आपका है मुंबई में। इसका आंसर में अगर आपको नहीं पता, तो इससे आप एक चीज़ याद रखो, आपको हेडक्वार्टर्स भी याद करने हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स भी जो भी इंडिया में है उन सबके हेडक्वार्टर के भी मैं जितनी भी यहाँ पर वीडियोस, जितनी भी यहाँ पर टॉपिक्स आ रहे हैं, आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, बट फिर भी अपनी तरफ से भी करते चलो चीज़ों को। तो ये पॉइंट लिख लो कि आपको हेडक्वार्टर्स पकड़ना है। जैसे कि अभी आपने SEBI का हेडक्वार्टर देखा, तो आप लिख लो अपनी कॉपी में SEBI लिख लो, ठीक है। तो आप जब लिखोगे तो यहाँ पर मुंबई मार्क कर सकते हो, आंसर भी इसका मुंबई ही है। अब देखो, जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात आ गई, तो इकोनॉमी से जो रिलेटेड चीज़ें होती है आपकी मुंबई में होती है। बहुत सारे बच्चे इसको दिल्ली भी टिक कर सकते हैं, बहुत सारे कोलकाता भी टिक कर सकते थे, क्योंकि वो भी थोड़ा सा वैसा एरिया रहता है। तो बट इसका आंसर आपका मुंबई ही है, ठीक है, क्योंकि मुंबई में हमारा बेसिकली इकोनॉमिक कैपिटल जो है वो उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगेन नोबेल प्राइज़ पर। नोबेल प्राइज़ के रिसिपिएंट कौन कौन नहीं है, मतलब फॉलोइंग नॉट, याद रखना क्वेश्चन पढ़ते टाइम नॉट जैसे वर्ड को ज़रूर पढ़ना है। तो नॉट कौन कौन से हैं, तो आपकी जो मैडम क्यूरी हैं उनको मिला है, ठीक है। अभिजीत बैनर्जी, अच्छा यही मैं नाम बोल रही थी आपका, मेरे को नाम से स्किप हो गया। इनको ही रिसेंट में मतलब 2019 में इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। तो इनकी वाइफ भी थी, और आपके मदर टेरेसा को मिला था, बट आपके महात्मा गांधी जी को नहीं मिला था। बट अगर आपको ये पता है, बहुत स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन, मतलब बहुत करंट में भी इसमें ऐड किया हुआ है ये वाले सेकंड पॉइंट को, और आपके बहुत ज़्यादा स्टैटिक वाला भी पोर्शन पड़ता है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो यू कैन स्किप। मैं तो आपको सीधे कहूँगी, जो आपको नहीं पता उसको स्किप कर दो, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव लेने से ज़्यादा बेटर है कि मार्क्स ही मत लो, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आपको पता है महात्मा गांधी तो आप लगा सकते हो, नहीं पता तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे, ठीक है। बट अगर नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपके आते हैं ग्रैंड स्लैम। अगर आपको पता, अगेन मैं इसको भी आपको
अगर आपको पता है, वैसे तो ये पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो इट्स ओके, आप इसको भी स्किप कर सकते हो। ग्रैंड स्लैम हम ज़्यादा ही वैसे तो स्पोर्ट्स के लिए आपको पढ़ना, तो इस चीज़ से आपको एक और चीज़ बता दें, तो यहाँ पर आपको जितने भी ग्रैंड स्लैम है वो आपको लिख के रखना है। ग्रैंड स्लैम है, यहाँ पर तो आपको सीरीज़ मिल रही है, मतलब कौन से सीक्वेंस में चलता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, देन आपका यूएस ओपन होता है, तो ये तो आपको यहाँ पर मिल रहा है। बट ये कौन कौन से ग्रास कोर्ट में खेला जाता है वो भी पता होना चाहिए, इसके फीमेल और मेल विनर कौन है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप स्पोर्ट्स के ग्रैंड स्लैम का पॉइंट को करोगे तो आपको ये वाले एरियाज, मतलब इनका पता होना चाहिए कि एक अलग से टेबल बना लो। लेट सपोज यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन लिखो, यहाँ पर फ्रेंच ओपन लिखो, विंबलडन लिखो, यहाँ पर यूएस ओपन लिखो, और साथ साथ इसके लिख लो विनर कौन है, फीमेल में कौन है, मेल में कौन है, और कौन से कोर्ट में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ये सब आप लिखते चलो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक ही पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द भारत रत्न 2019। भारत रत्न जो है ये 2019 में किसको नहीं मिला? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन 2019 और 2020 वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। अगेन ये भारत रत्न की बात है, भारत रत्न की बात है। ऐसे अवार्ड्स आप लोग नहीं छोड़ सकते अपने एग्जाम के लिए, तो इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। इसको आप नहीं छोड़ सकते अपनी पढ़ाई पर। अगर आप ये छोड़ के आ गए हो तो नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, ठीक है। और गलत भी नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारी और नानाजी देशमुख को मिला था, बट आपके दीनदयाल उपाध्याय जी को 2019 में इसको नहीं मिला हुआ है, मतलब इन्हें नहीं दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है दादा भाई फाल्के अवार्ड 2019। अगेन ये भी एक अवार्ड से क्वेश्चन है। तो अवार्ड से आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन आए हैं। तो अवार्ड का भी सेक्शन आप बहुत इंपॉर्टेंट में रख लो, इंपॉर्टेंट में इसको नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ दादा भाई फाल्के अवार्ड 2019। यहाँ ये इजी क्वेश्चन था, अमिताभ बच्चन जी को मिला था, बहुत ज़्यादा उस टाइम न्यूज़ में भी था। 2018 में मिला था, बट फिर भी क्वेश्चन जो था 19 के अकॉर्डिंग से पूछा गया और ये उनको मिला, ठीक है। तो इसलिए ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन था। अब रजनीकांत को भी 2020 का मिला है, तो याद रखना 2020 का रजनीकांत को, जैसे 2019 का रजनीकांत को मिला, पर ये न्यूज़ में बना 2020 में, तो इसलिए ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं तो ये आप अवार्ड्स के सेक्शन को देख, अभी तक हमने कौन कौन से भारत रत्न अवार्ड, नोबेल प्राइज़ को देखा, उसके बाद आपका दादा भाई फाल्के अवार्ड देखा। तो ये सब लिखते हुए चलो, कॉपी में नोट करते हुए चलो। देन आता राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019 के रेसिपिएंट कौन थे? ये भी आपका स्पोर्ट्स का आपका करंट अफेयर वाले सेक्शन में आ गया। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर आपको करते हुए चलना है। करंट अफेयर को आप स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दीपा मलिक और बजरंग पुनिया बहुत, मतलब ये आपको आना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर वाला पोर्शन है, ठीक है। देन आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिसिपिएंट ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ये क्वेश्चन अगर आपको, ये करंट अफेयर का अगेन क्वेश्चन है, अवार्ड से क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आप लिख लो, ये भी पॉइंट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो। और ये भी इजी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है जहाँ पर आपको रवीश कुमार को इसका आंसर टिक करना था, ओके। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड फाइनल अवार्ड 2018। ये थोड़ा सा मतलब 2020 के पेपर में 2018 का क्वेश्चन पूछना मतलब इतना वैलिड नहीं बनता। और अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है जब आपको उसका आंसर नहीं पता है, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, वेयर वॉज द ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 ऑर्गेनाइज। इजी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, अच्छा था ये वाला क्वेश्चन, अच्छा था क्योंकि ये पेपर में या फिर करंट अफेयर सेक्शन में आपने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आप लिख लो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। मैं हर पॉइंट पर नोट नहीं बोल सकती, मतलब नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे याद नहीं रहता कब आपको नोट बोलना है, बट फिर भी आप लिखते जाओ। अगर आप पेपर का एनालिसिस कर ही रहे हो तो किस तरीके से करना है, आपको कहाँ पर वो प्रॉफिट देगा, इस चीज़ को देखते हुए आपको अपने क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। मेरे को लग रहा है मैं बहुत स्लो करूँगी, अभी तक हम लोग 13 ही क्वेश्चन में पहुंच पाए हैं और अभी हम 20 मिनट क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। 14th क्वेश्चन को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैव वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर 66 नेशनल फिल्म अवार्ड 2009। तो ये वाला क्वेश्चन नेशनल फिल्म अवार्ड, अगेन अवार्ड का क्वेश्चन, नोट 66 नेशनल फिल्म अवार्ड की बात चल रही है। और ये जहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए, तो यहाँ पर आयुष्मान खुराना और विकी कौशल, ये दोनों तो पता है मेरे को, ठीक है। तो इसीलिए आप, और ये दोनों एक ही ऑप्शन में, तो इसलिए आप इसको आंसर टिक कर सकते हो। अगर आप देखो, हमेशा क्या होता है ना, जब भी मैं इतने सारे अवार्ड्स हैं, इतने सारे आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तो शॉर्टकट क्रिएट कर लो। शॉर्टकट क्रिएट करके उसको वैसे पढ़ना शुरू करो, ऐसा प्रॉपर नेम याद करने की। वैसे तो ये तो इंडियन नेम और आपके कई के फेवरेट
स्टार्स भी होंगे, ये तो आपको याद होगा। बट अगर जैसे बाहर के अवार्ड्स, जैसे इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल कोई चीज़ होता है, तो वो जनरली याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस टाइम पर कुछ ट्रिक्स को यूज़ करो, वैसे याद करना शुरू करो, ठीक है। तो ये भी आपका अच्छा वाला क्वेश्चन था। अवार्ड का सेक्शन अगर आप छोड़ के चले गए हो DLLB जैसे पेपर में, तो पेपर आपका बहुत कम ही चांस है कि अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ग्रांटेड द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2019, मतलब क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है? तो ये तो आपका भोपाल है। वैसे इसका आंसर इंदौर को भी मतलब इंदौर जो है वो बेसिकली माना गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये भोपाल आंसर इसका करेक्ट है, अगर आपको पता है तो ठीक है। वैसे ये भी पता होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड की बात की जा रही है, और अवार्ड आप लोग नहीं छोड़ सकते, अवार्ड नहीं छोड़ सकते, स्पोर्ट्स का सेक्शन नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बुक्स का सेक्शन भी नहीं छोड़ सकते, बुक्स भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बट बुक्स फिर भी एक बार आपको छोड़ सकते हो। बट अवार्ड और स्पोर्ट्स जो है ऐसे एरियाज हैं जिनको आप स्किप नहीं कर सकते, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूएन ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी आप स्किप नहीं कर सकते। तो 4 ऐसे पॉइंट हैं जिनको अब तक अगर आपने क्वेश्चन पेपर को देखा तो यही 4 पॉइंट बेसिकली कवर किए गए हैं, ठीक है। अब आता है रणजी ट्रॉफी 19 और 21, ये जो ईयर था उसका किसको मिला है? तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वैसे अगेन ये आपका ट्रॉफी और स्पोर्ट्स के एरिया से, अवार्ड के एरिया से क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए ये भी इजी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन था जिसको आप सौराष्ट्र इसके आंसर लगा सकते हो, ठीक है। व्योममित्र ये बहुत फेमस था उस टाइम, मतलब 2020 के पेपर में ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस था भी, क्योंकि ये कौन था? अ ह्यूमनॉइड विच विल बी सेंट बाय इसरो इन स्पेस, इसरो के साइड से एक ह्यूमनॉइड था जिसको भेजा गया था स्पेस में, तो इसलिए ये भी एक ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब ये बहुत सुना हुआ क्वेश्चन था, बट अगर आपको पता था तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्किप तो करने वाला क्वेश्चन नहीं था वो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स, अब अगेन यहाँ पर रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की। तो अब भाई आप बैठ के काम कर सकते हो, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, या फिर तो जितनी भी यूएन की ऑर्गन है, आप बैठो, नेट पर जाओ, सर्च करो, और जितनी भी रैंकिंग, मतलब जितनी भी लिस्ट ये लोग निकालते हैं, उन सब की लिस्ट बना लो। इससे क्या होगा, जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं स्किप होंगे। बट अगर अभी आपको ये क्वेश्चन अगर अभी आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप वहाँ पर स्किप कर सकते थे। और वैसे तो मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो मैं देख के बता देती हूँ। इसका आंसर है ए, जो कि है आपका विमेन बिजनेस एंड द लॉ। मेरे को इसका आंसर नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे सामने, अच्छा एक और चीज़, मेरे सामने आंसर है, इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि इजी क्वेश्चन है, इजी आप इसको कर सकते थे, याद हो सकता था। बट वहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, आपने किस तरीके से तैयारी की है वो आपको पता है, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है वो आपको पता है। तो इसलिए हर इंसान का अपना अपना करने का तरीका था। क्या पता आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो बट आपका नहीं निकला, या फिर तो क्या पता आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की बट फिर भी निकल गया। तो ऐसा नहीं होता, हमारी जो मेहनत होनी चाहिए, हमारी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो सही डायरेक्शन में होना इंपॉर्टेंट है। कितनी ज़्यादा हमने टाइम दिया है वो एक अलग स्टोरी बनती है, ठीक है। तो मतलब अभी मेरे लिए ईजी है, बट ऑब्वियसली बात है उस टाइम एक टफ इन्वायरमेंट था वहाँ पर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम जिसे हम कहते हैं, उसके लिए ये आंसर है, ठीक है। मैं सही बताऊँ, मुझे इसका आंसर नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं पेपर में होती तो मैं इसको स्किप कर देती, मुझे इसका आंसर नहीं पता, अभी भी मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, मेरे को अभी भी इसका आंसर नहीं पता। तो जिसका आंसर नहीं पता है, अगेन आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पर मेरे लिए आंसर लिखा हुआ है, अब मैं देख के तो बता सकती हूँ कि आंसर इसका हो सकता है, बट अभी मुझे खुद ही नहीं पता, मैं इसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो जब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती तो फिर मैं क्यों ही आपको झूठ मूठ बोलूँ। तो यहाँ पर अगर आपको आंसर 2 दिख रहा है, बट अब जैसे कि मेरे को नहीं पता, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ इस सिचुएशन में, जैसे कि मैं इस बार अटेम्प्ट देने वाली होती, ठीक है, तो मैं क्या करती, जब मैं पेपर को एनालिसिस करते हो और मुझको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, तो साइड में अभी आपके पास गूगल बाबा है, गूगल है आपके पास यूट्यूब है, आपके पास इतनी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वहाँ से आप फटाफट आंसर ढूंढो, लिखो इसके बारे में कि है क्या, पेपर में उस टाइम इतना आया क्यों था। तो आप अपनी तरफ से ऐसी चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को आप इसको स्किप कर दो अगर आपको नहीं पता, मैं भी इसको स्किप कर देती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। अगेन एक इंडेक्स का क्वेश्चन, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन नॉट स्किप दिस। मतलब इंडेक्स जैसे क्वेश्चंस को, रैंकिंग जैसे क्वेश्चंस को, अवार्ड जैसे क्वेश्चन को, स्पोर्ट्स जैसे क्वेश्चन को, इन सबको आप स्किप नहीं कर सकते। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? वो आपका वर्ल्ड बैंक करता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन स्किप कर रहे हो तो आप पेपर में, मैं आपको सही बताऊं, सही अप्रोच से आप नहीं बैठे हो, सही अप्रोच नहीं है आप लोगों के पढ़ने की।
अप्रोच नहीं है। रीज़न, क्योंकि अगर आप ड्यूअल एलएलबी का पेपर निकालना चाहते हो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रैंकिंग, रिपोर्ट्स, अवार्ड्स, इन सब चीज़ों का आपको करके जाना कंपलसरी है। हाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल पढ़ना भी ज़रूरी है, वो एक अलग स्टोरी है, अलग पॉइंट है, बट उसके अलावा आपके करंट अफेयर में आपका स्पोर्ट्स हो गया, जैसे कि मैं आपको अभी तक कितनी बार बोल ही चुकी, स्पोर्ट्स अवार्ड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी करते हो। स्टैटिक जीके का भी सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आए। स्टैटिक जीके मतलब आपका करंट अफेयर पॉइंट का या फिर जीके पॉइंट का है कि जो है मोहिनी अट्टम वो एक सोलो डांस फॉर्म है, वो कौन से स्टेट की है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट अगर देखो, ये आपको पता होनी चाहिए, स्टैटिक है मतलब ये आपको पता होनी चाहिए। डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म मैंने दोनों साथ में लिख दिया, डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म है, ठीक है। तो आई गेस अभी हमारे पास 8 डांस फॉर्म्स हैं, 8 डांस फॉर्म है। तो 8 डांस फॉर्म की कौन कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, उनका नाम क्या लिखा है, मतलब किस नेम से वो प्रोनाउंस की जाती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे मोहिनी अट्टम आपका केरला का है, 2021 में भी क्वेश्चन आया था डांस से, तो आप ये समझ सकते हो कि डांस वाले एरिया को, डांस वाले ये जो 8 क्लासिकल डांसेज हैं इसकी आप लिस्ट बनाओ। ये तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपकी 8 क्लासिकल डांस हैं इसकी लिस्ट बना लो और लिख लो और उसको याद कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी आया, फिर से प्रीवियस ईयर भी आया, तो इसलिए ये थोड़ा सा अगेन इंपॉर्टेंस होल्ड कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये आपका जो यूएसबी का जो लैपटॉप कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, मतलब रिलेटेड है उसके, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। अगेन अगर आपको पता है तो करो, नहीं तो स्किप कर दो यार। अगेन क्वेश्चन गलत करने से बेटर है कि छोड़ ही आओ। तो इसका यूनिवर्सल सीरियल बस, थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ये ज़्यादा टफ नहीं है, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो। क्योंकि आप क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर से यूज होता है तो स्टोरेज तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ईजी भी लग रहा है बोलने में, मतलब हमें होता है ना कि ये ऊपर वाला नहीं नीचे वाला है, ये वाला जो है थर्ड वाला, ये इतना मतलब नॉर्मल सा प्रोमिनेंट सा भी लग रहा है, इसलिए हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और वैसे अगर आपको पता तो ही करो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मत करो, स्किप कर दो। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। देखो यूएन आ गया, ठीक है। इतनी देर से हम ऊपर भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक आप लोगों को कहा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यू कैन नॉट स्किप, ठीक है। तो यही वाला एरिया, इसीलिए मैं बार बार ये चीज़ बोलूँ। तो यहाँ पर नॉट स्पेशलाइज्ड आ गया, तो ये याद रखना पहली बात तो इसके जो 6 मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन है उसको पढ़ लो, इसकी स्पेशलाइज एजेंसी पढ़ लो, स्पेशलाइज एजेंसी पढ़ लो, ठीक है, स्पेशलाइज एजेंसी पढ़ लो, और इसके जितने भी फंड्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो सब भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉट स्पेशलाइज एजेंसी लिखा हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को पहले किस नाम से जाना था वो आप मुझे कमेंट करो, पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले इसको और किस नाम से जाना था वो मुझे बताओ, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट, पता है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। तो ये आपके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच इंडियन जज वॉज द मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट टोक्यो ट्रिब्यूनल। ये इसका आंसर मेरे को नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इस क्वेश्चन से आप यहाँ पर, इस क्वेश्चन से आप ये देख सकते हो कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इंटरनेशनल, जैसे मैंने आपको पता इंटरनेशनली चीज़ को आप नहीं, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितनी भी रेजिग्नेशन हैं, कोई न्यू पोस्ट है, कोई न्यू पोस्ट है, और जैसे कि आईसीजे हो गया, आईसीसी हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए था, ठीक है, पता होना चाहिए था प्रॉपरली। तो वैसे भी ये इंडियन है, तो इंडियन होगा तो इंडिया के पेपर में तो ज़रूर इसको आना ही है। तो इसीलिए जैसे कि जज राधा विनोद पॉल इसका आंसर है, तो आप देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या है कि अगर आईसीजे में कोई इंडियन है तो वो कौन है, ठीक है, आईसीसी में कोई इंडियन है तो वो कौन है, अगर मतलब फर्स्ट कौन गया था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा स्टैटिक पॉइंट पर आ जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप एक अपने एंट्रेंस की तैयारी करो। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी। ये वाला क्वेश्चन अगेन इजी था, अगर आपने यूएन पढ़ा है, और अगर आप ड्यू के पेपर में बैठ रहे हो तो यूएन पढ़े बिना मत बैठना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ILO जिसे बोलते हैं, ILO, ये इसको ट्राईपार्टाइट क्यों बोला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पहली तो यहाँ पर जो ये आपकी एजेंसी है, ठीक है, दूसरी आपके एम्प्लॉयर्स, तीसरे आपके वर्कर, ये तीनों मिलकर, एजेंसी मीन्स गवर्नमेंट, ठीक है, ये तीनों मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए इसको यूएन की ट्राईपार्टाइट यूएन एजेंसी बोला जाता है।
ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेब्लिश्ड बाय द रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट से किसको स्टेब्लिश किया, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, ये थोड़ा इजी था, ये आता था मेरे को, मतलब आता है मेरे को, ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, यहाँ पर आप इसको कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। प्रिंसिपल ऑर्गन में से कौन सी नहीं है, तो प्रिंसिपल ऑर्गन जैसे कि मैंने आपको पता 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन, आपको लिस्ट बना लो अभी, ठीक है। और अगर आप लिस्ट बना ही रहे हो, वैसे मैं एक और बात आपको बताऊँ, यूएन की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी जहाँ पर मैंने बहुत सारे यूएन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, यूएन के बारे में बताया, उसका लिंक जो है वो आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल रहा होगा, या फिर तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो, या फिर तो आप यूट्यूब पर मतलब इस चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको प्रॉपरली मिलेगा ये, ठीक है। तो ये आपको पता होगा अगर आपको 6 प्रिंसिपल ऑर्गन पता है तो। सॉरी फॉर दिस नॉइस, ये पता नहीं अभी से क्यों आने लगी, बट स्किप, उसको छोड़ो। अभी हम बेसिकली फोकस करते हैं क्वेश्चंस पर, बहुत बड़ी वीडियो बन रही है मुझे ऐसा लग रहा है, अब मेरे को फिर से 50 क्वेश्चन पर इसको रोकना पड़ेगा। अच्छा, तो देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है पूछा गया है यूएन की, तो ट्रस्टशिप काउंसिल है प्रिंसिपल ऑर्गन, ठीक है, बेशक अभी ये काम में नहीं है, बट फिर भी इसको प्रिंसिपल ऑर्गन में कंसिडर किया जाता है। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, बट आपकी जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो आपकी एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अब जैसे कि 3 आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी है, बचे 3 और, तो इन तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट करो, प्लीज़ कमेंट, मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे बताओ, जितने ही मैंने आपको कमेंट के बारे में बोल रही हूँ, डू कमेंट गाइस, डू कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है, इंडिया में जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज इशूड व्हेन देयर इज, मतलब ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। रिट ऑफ प्रोहिबिशन ट्रिकी इन द सेंस कि आपको ये आ भी सकता था, नहीं भी आ सकता था, इसको पढ़ने के लिए थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज चाहिए थी। रिट ऑफ प्रोहिबिशन, देखो रिट के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, तो यहाँ पर मैं रिट को एक्सप्लेन तो नहीं करने बैठूंगी, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले टॉपिक मतलब ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ऑप्शन में क्या क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग्स में करेंगे। अभी आप आंसर मत देखो, आंसर कुछ भी हो सकता है, अभी आंसर मत देखो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आंसर छुपा लो, आंसर नहीं देखना, ठीक है, पढ़ो। बोथ एन एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन और एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, मतलब यहाँ पर एब्सेंस है आपकी जुरिस्डिक्शन की, और एक्सेस भी नहीं कर सकता आपकी जुरिस्डिक्शन को वो, और वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वायलेशन हो जाए किसी के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, तब, ठीक है। नेक्स्ट अब ये दोनों अलग अलग है। 4th ऑप्शन क्या लिखा हुआ, अ रिक्वेस्ट टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन, मतलब ये आपका हो जाता है हेबियस कॉर्पस का केस, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉडी प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, तो आपकी हेबियस कॉर्पस है। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताया है कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो कब इशू किया जाता है, व्हेन देयर इज, कब इशू किया जाता है, जब यहाँ पर दोनों चीज होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ जुरिस्डिक्शन, जब आपके पास जो आप कर रहे हो वो आपके पास नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ठीक है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, और वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और आप जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट भी कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर 1 होगा, और जब हम एक जो अभी जो मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से इस वाले पॉइंट को और अच्छे से डिस्कस करूँगी, जब हम रिट का पोर्शन कर रहे होंगे, और रिट के ऊपर ऑलरेडी आपको मैंने वीडियो दे रखी है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच स्केड्यूल ऑफ इंडिया, स्केड्यूल, तो आप याद रखो आपको स्केड्यूल्स भी पढ़ने हैं, तो 2021 में भी स्केड्यूल के ऊपर क्वेश्चन था, और 2022 प्लीज़ स्केड्यूल पर पढ़ाई शुरू करो, मतलब पढ़ना शुरू करो, स्केड्यूल को करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विच स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ द ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में पूछा गया, कौन से उसमें है, तो ओथ एंड अफर्मेशन फर्स्ट आपका यूटी के बारे में बताता है, उनके नेम वेम के बारे में बताता है, ठीक है। सेकंड आपका बताता है आपकी सैलरी के बारे में, थर्ड आपको बताता है ओथ के बारे में, फोर्थ आपको बताता है राज्यसभा के बारे में। तो इस तरीके से आपको, जैसे हम अभी ऐसे काफ़ी सारे हैं, तो ऐसे आपको याद होने चाहिए। 4th 5th 6th 7th ऐसा आप बताओ, ठीक है। वैसे तो मैंने इसकी ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो यहाँ पर आपका आएगा ओथ, क्योंकि ओथ के बारे में बात किया गया, तो 3rd इज द राइट आंसर, 3rd स्केड्यूल में हम बात की गई। तो प्लीज़ आप स्केड्यूल की लिस्ट बनाओ अपनी कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th, इसमें क्या है, हु डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया अंडर द आर्टिकल 352। अब आप इस क्वेश्चन को देखने से पहले, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो प्लीज़ ओपन, नहीं है तो नहीं है तो गूगल पे जाओ और वहाँ से इसको डाउनलोड करो, बेयर एक्ट को। अभी मैंने ओपन नहीं कर रखा, नहीं तो आपको करके दिखाती। तो आप इस वाले आर्टिकल को करोगे, 352 आर्टिकल, मैं यहाँ पर आपको लिंक, यहाँ पर आपको पिक्चर शो कर दूंगी अभी, ठीक है। तो आपका जो 52 है, 52 आर्टिकल बात करता है आपका नेशनल इमरजेंसी के बारे में,
नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कौन इम्पोज करता है? आपके प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, और ये करना चाहें तो ही करेंगे, इनको रिकमेंडेशन बेशक काउंसिल देती है बट और रिटर्न में देनी पड़ती है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो इसको इम्पोज मतलब इसको लगाया डिक्लेयर कौन करता है? आपके प्रेसिडेंट साहब। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1975 में, तो हाँ इंदिरा गांधी वाला क्वेश्चन हो सकता था, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी, प्रेसिडेंट नहीं। तो जब पीएम है तो प्रेसिडेंट वाले काम कैसे करेंगे? तो इंदिरा गांधी इसका आंसर नहीं है। हम हमेशा यही सोचते हैं 1975 की बात हो तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज की थी, ठीक है की थी, बट उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने बोला था, करने वाले आपके प्रेसिडेंट साहब ही थे, और वहाँ पर उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट थे फरुखुद्दीन अली अहमद। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब खुशी खुशी में कि हमें 1975 का टाइम पीरियड याद है, इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, हमारी नेशनल इमरजेंसी भी लगाई गई थी। बट अगर आप ध्यान से देखो तो आर्टिकल 32 में जाके आप बैरक ध्यान से पढ़ो, स्क्रीन पर शो भी कर रही हूँ साथ के साथ, कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्रेसिडेंट लिखा है, और प्रेसिडेंट आपकी इंदिरा गांधी नहीं थी, वो पीएम थी आपकी, प्रेसिडेंट आपके फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कास्टिंग। अच्छा, कास्टिंग वोट ओवर द जॉइंट पार्लियामेंट सेशन। जॉइंट पार्लियामेंट सेशन पर आपके जो कास्टिंग वोट होता है उसको आपके स्पीकर साहब के वोट को कास्टिंग वोट कहते हैं। स्पीकर साहब आपके वोट नहीं देते हैं जब भी जॉइंट सिटिंग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये वोट तब देंगे जब दोनों में टाई हो जाएगा, मतलब दोनों में लेट सपोज 4 इन्होंने दे दिया, 4 इन्होंने दे दिया, अब यहाँ पर दोनों में ही रुक गया है, अब ना बिल पास हो रहा है ना कुछ हो रहा है, रुका हुआ है, तो स्पीकर उस टाइम पर एक वोट देंगे जिनको कहा जाएगा स्पीकर, मतलब उसको कहा जाएगा कास्टिंग वोट। और अगर स्पीकर ना हो, मतलब स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा के, वो दोनों ही दे सकते हैं, तो इसका आंसर है लोकसभा के स्पीकर। आंसर है लोकसभा के स्पीकर, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जॉइंट सेशन, जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन का जो आपका आर्टिकल है वो 108 है आई गेस। ठीक है, और 108, हाँ 108 है, तो इसको चेक करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको बैरक खोल के रखना है अपने साथ जब भी आप ये करो। मेरे को गलती होगी, मैंने बैरक नहीं खोले अपने साथ, मेरे को लगा कि अब हम साथ साथ ऐसे पढ़ते जाएंगे, बट अगर आप अभी ध्यान से देख रहे हो तो अपने साथ बैरक की पीडीएफ जरूर ओपन करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 32nd क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर बांग्लादेश से जो हमने एक्सचेंज और इनक्लेव वाली जो चीज़ें की थी, एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश जो बाउंड्री चेंज किया था, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था? तो 100th अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट वाला पार्ट है, अमेंडमेंट वाला पार्ट है। तो अमेंडमेंट की लिस्ट निकालो, उसको पढ़ना शुरू करो। सारे अमेंडमेंट करना जरूरी नहीं है, बट फिर भी अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में हो तो कर सकते हो। ज़्यादा अमेंडमेंट भी नहीं है, 105 अमेंडमेंट, मतलब ज़्यादा तो है बट फिर भी आप इन्हें कर सकते हो। लेटेस्ट की तो आप 100 से लेके 105 तक की तो कर ही लो। ठीक है, उसके बाद कुछ बहुत लैंडमार्क टाइप की है तो उसको आप करते हुए चलो, और एक बार पहले आप लिस्ट निकाल लोगे तो एक बार गो थ्रू करते हुए आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 44। अब आर्टिकल 44 की बात करते हैं। अगेन बेयर एक्ट खोलो, आर्टिकल 44 खोलो, 44 खोलो, और आपको पता चलेगा ये पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है, और डीपीएसपी बोला जाता है इस पार्ट को, डीपीएसपी बोला जाता है, और ये आपका बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, ये आपको बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के। और अगर हम बात करें तो सिर्फ गोवा एक ऐसा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है एट प्रेजेंट, और कोई ऐसा स्टेट नहीं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। तो आंसर इसका होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्लीज गो एंड चेक द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 4 के 44 आर्टिकल। ठीक है, डीपीएसपी कहा जाता है पार्ट 4 को। ठीक है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट की जो केएस पुट्टास्वामी की जो जजमेंट थी, ठीक है, वो उसमें क्या बोला गया था? केएस पुट्टास्वामी आपके आधार कार्ड की जजमेंट को बोला जाता है। ठीक है, और आपकी प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी को भी बोला जाता है, तो राइट टू प्राइवेसी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इन 35th क्वेश्चन देखते हैं। 35th में क्या है? इंडियन लीगल सिस्टम कन्फर्स सिटीजन ऑन द फॉलोइंग। मतलब अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना, आपको कौन सा पार्ट पढ़ना पड़ेगा? पार्ट आप जाके पढ़ो 2nd, जो कि आपकी सिटीजनशिप के ऊपर है। यहाँ पर आपको आर्टिकल मिलेगा 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप का। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये जितने भी पॉइंट है ना, इन सब के अकॉर्डिंग में आप सिटीजनशिप ले सकते हो। बर्थ, डिसेंट, नेचुरलाइजेशन और आपके रजिस्ट्रेशन। इसके साथ एक और पॉइंट है ई, जिसको आप इनकॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो वहाँ से भी आप सिटीजनशिप ले सकते हो। अब सिटीजनशिप लॉस करने के भी 3 पॉइंट है। लॉस करने के लिए आपका टर्मिनेशन, डिप्राइवेशन, होप मैंने स्पेलिंग सही लिख रही हूँ,
डिप्रेविएशन। उसके बाद आपका है टर्मिनेशन, डिप्रेविएशन और आपका रिनंसिएशन। ये 3 एरिया है जहाँ पर आपकी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है और ये 5 एरिया जहाँ पर आप सिटीजनशिप को ले सकते हो। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है तो आप पार्ट 2 को पढ़ो आप कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसके साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप का जो एक्ट है 1955 का, सिटीजनशिप का जो एक्ट है 1955 का, उसको भी पढ़ो। ठीक है, रिसेंट में इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, वो भी देखना है आपको। ठीक है, तो इसमें कितनी बार अमेंडमेंट आएगा, 6 टाइम अभी तक इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, तो 6 टाइम्स के अमेंडमेंट की डेट भी लिख लो कि क्या पता कभी भी कुछ पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मतलब पता होनी चाहिए, कभी कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, तो आ गया, अमेंडमेंट हुआ था आपको 2019 में। ठीक है, और यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन सिटीजनशिप को माइग्रेंट्स जो है उसको किस किस कंट्री से लिया गया था, तो ये बहुत ही फेमस था 2019 में, जबकि CAA का लेके आया गया था। तो यहाँ पर आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान राइट आंसर है। म्यांमार से तो कोई मतलब ही नहीं है हमारा, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो 3 कंट्रीज है यहाँ से लाया गया था, तो आंसर आपका BCD। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में कौन कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया, कैन नॉट, अगेन इसको पॉइंट कर लो, नॉट के बारे में पूछा गया है। सस्पेंडेड फंडामेंटल, देखो ये आएगा 354 आर्टिकल होगा जिसमें ये बताया गया है, और 354 और 353 भी हो सकता है। इन दोनों आर्टिकल में से किसी का आर्टिकल में बताया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 20 और 21 जो कि आपकी लाइफ के बारे में बात करता है। आप इमरजेंसी के टाइम में किसी की लाइफ को नहीं छीन सकते, तो वही यहाँ पर बात की गई। आर्टिकल 20 और 21 इसको जरूर, मतलब आप इसको इमरजेंसी के पॉइंट को पढ़ना, तो आप समझ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने स्केड्यूल पढ़ा, इमरजेंसी पढ़ा, प्रेसिडेंट स्पीकर को पढ़ा, और है ना, इतनी चीज़ें पढ़ी अभी तक, और क्या क्या पढ़ा है, सिटीजनशिप को पढ़ा। ठीक है, तो ऐसे आप अपने पॉइंट्स को लिखते हुए चलो कॉपी में। नेक्स्ट आता है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट इंक्लूड, स्टेट में जो पार्डनिंग पावर है गवर्नर की, मतलब गवर्नर की जो पार्डनिंग पावर है वो क्या क्या उसको मिलता है। तो आप हमेशा याद रखना, जो आपके पार्डनिंग पावर जो मिलती है ना आपके गवर्नर को, इसको पढ़ना एक बार आप जरूर। हाँ, पार्डनिंग पावर का मुझे, गवर्नर का जो आर्टिकल है वो मैं आपको, गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है उसको जरूर पढ़ना। आपको प्रेसिडेंट को तो 72 में दिया जाता है, गवर्नर के आर्टिकल को आप एक बार मुझे कमेंट करना, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है, जब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें आप हमेशा याद रखें, गवर्नर डेथ सेंटेंस को कभी नहीं हटा सकता, डेथ सेंटेंस को कभी नहीं हटा सकता, यह याद रखना हमेशा, पर हमारे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा, अगर हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, पावर ऑफ पार्डनिंग सेंटेंस मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पार्डनिंग पावर कर सकता है, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम किया जा सकता है गवर्नर के थ्रू। ठीक है, पावर ऑफ ग्रांट पार्डन वेयर द पनिशमेंट और द सेंटेंस इज बाय द कोर्ट मार्शल, ये नहीं किया जा सकता कोर्ट मार्शल के टू रेमिट द सेंटेंस। हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो A और C इज द राइट आंसर। अगर पता है, वैसे ये चीज़ पता होनी चाहिए आप लोगों का, ये हमेशा याद रखना कि गवर्नर जो है वो कभी भी डेथ सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही आपका B ऑप्शन हो सकता है, समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन इज इंक्लूडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी। ये इजी है, स्वर्ण सिंह कमेटी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये आपको आना चाहिए था। ठीक है, सो 40th क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार फटाफट, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले जैसे कि यहाँ पर लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द पार्टी को जो अवेलेबल होता है, एग्रीव्ड पार्टी वो होती है जिनके साथ कुछ हुआ होता है, मतलब जिनको प्रॉब्लम हुई होती है, वो बाय द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होती है, तो वो उनके पास और कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर देखो करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल होते हैं आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। ठीक है, तो हम नीचे से देखते कि ऊपर के तो 2 आंसर ही है, हम नीचे से देखते हैं। पहला लिखा हुआ है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको शॉर्ट में PIL बोलते हैं हम लोग। PIL आप लोग कब लगाते हो, हम ये सब पहले देखते हैं। PIL तब लगता है जब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करने का मतलब है कि ऑलरेडी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है, सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग और कोई ऐसा है जो इस रॉन्ग के लिए वो कोर्ट जा रहा है, मतलब उसमें उसका मतलब जो इंसान जा रहा है, मतलब लेट्स सपोज A जा रहा है और सोसाइटी के लोग हैं B, इस वाले इंसान को इससे कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी ये उसके लिए एक्शन ले रहा है, तो इसे कहते हैं PIL, मतलब अपनी
अपनी बिना अपने फायदे ही किसी और के लिए हेल्प करना PIL आता है, ठीक है। रेड पिटीशन क्या होता है? रेड पिटीशन पहली बात तो आप जब रेड पढ़ोगे तो 32 आर्टिकल जो है आपका फंडामेंटल राइट का, जो कि पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लिखा हुआ है रेड पिटीशन कब अप्लाई किया जाता है आपको पता होना चाहिए। तो रेड पिटीशन अप्लाइड जब होता है जब आपके फंडामेंटल राइट में दिए गए कोई भी राइट का वायलेशन होता है, तब हम लोग रेड पिटीशन को लगाते हैं। तो उससे आपके एग्रीड पार्टी का कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आता है आपका रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन। रिव्यू पिटीशन क्या होता है कि जब फाइनल जजमेंट आ जाती है उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अभी हम इससे नहीं सेटिस्फाइड है, तब रिव्यू पिटीशन डाली जाती है, ठीक है। और रिव्यू पिटीशन के बाद हम डालते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होता है? क्यूरेटिव पिटीशन मतलब वो फाइनल और लास्ट ऑप्शन होता है। अच्छा, तो यहाँ पर जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन है। A and B इज द राइट ऑप्शन, A and B ओनली इज द राइट ऑप्शन। अब एक और इस क्वेश्चन में बताऊंगी आपको, क्यूरेटिव पिटीशन जो होता है उसमें आप एक केस याद कर लो, रूपा अशोक हुर्रा, इसको अलग पेन से लिखेंगे जो कि है आपकी रूपा अशोक हुर्रा, रूपा, इसको लिख लो, अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइम मतलब ये इसकी जजमेंट मानी जाती है क्यूरेटिव पिटीशन की, ठीक है। हुर्रा, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा। तो इस वाले क्वेश्चन को होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि 41 है, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंडर आर्टिकल 25, अब आर्टिकल 25 की बात की गई है, तो अगेन आप लोग अपनी बेयर एक्ट को खोलो। मैंने नहीं खोल रखा, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बता दी, मैंने हर क्वेश्चन के स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ सारे आर्टिकल्स को, ठीक है। अगर आप बेयर एक्ट को खोलोगे तो अंडर 25 आर्टिकल के अंदर जाओगे तो वहां पर इस क्वेश्चन को बता रखा है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोरोग द रिलीजन ऑफ द सब्जेक्ट, रिलीजन्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन के बारे में बता रखे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी, हेल्थ एंड द अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3, मतलब आपका फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर जो है, तो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पर ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर लिखा हुआ है। तो इस चक्कर में यहाँ पर B, C और D इसका राइट आंसर होने वाला है। B, C और D, 2 इसका सेकंड इसका राइट ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो आपका 20 क्लॉज 1 में है, ठीक है, 20 क्लॉज 1 है फर्स्ट। अच्छा, अब एक्स पोस्ट फैक्टो का भी मतलब देख लेते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है कि आपने कोई ऑफेंस किया है अभी और इस टाइम पर वो लॉ नहीं है, ठीक है। इस ऑफेंस को करने के बाद एक लॉ आता है जो आपके इस ऑफेंस को पनिशेबल बनाता है, इस एक्ट को आपके पनिशेबल बनाता है। बट जिस टाइम आपने वो काम किया था उस टाइम वो लॉ नहीं था, इसलिए आप इस लॉ के अंडर आप पनिशेबल नहीं हो, मतलब आप अपने पहले वाले काम के लिए उस लॉ के अंदर पनिशेबल नहीं हो, तो होता है एक्स पोस्ट फैक्टो। इसके बारे में आप अगेन 20 क्लॉज 1 का जो वो लॉ है उसको जरूर पढ़ना, मतलब आर्टिकल है उसको जरूर पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, जो कि 1976 में आया था, रिमेंबर 1976 में आया था। इसके अंदर आपके प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किए गए थे, प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स को ऐड किए गए थे, जो कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और आपका इंटेग्रिटी था, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये इन तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें से अब आप जब प्रीएम्बल को बेयर एक्ट से देखोगे तो वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा इसका। तो जब आप प्रीएम्बल में देखोगे तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से टर्म को इंसर्ट किया गया है, तो यहाँ पर आएगा सेक्युलर वर्ड, सेक्युलर इज द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक है। तो आप एक बार प्रीएम्बल को जरूर चेक करना, ठीक है। तो इसीलिए प्रीएम्बल को एक बार पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है। अब आते हैं 44th क्वेश्चन पर। 44th क्वेश्चन को पढ़ना है आपको और इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड कैन बी रिवोक्ड रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट मतलब 19 क्लॉज 2 के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको ये सभी ऑप्शंस मिलेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगी, आप टेंशन मत लो, दिख भी रहा होगा आपको अभी। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है वहाँ पर, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स ऑप्शन में है, यहाँ पर है। उसके बाद आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और आपका डी ऑप्शन है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये चारों ही ऑप्शन आपको इस 19 क्लॉज 2 में दिख रहा है, तो इसका आंसर ऑल होगा, ऑल। और यहाँ पर आपका ये आंसर, तो इसका मतलब ये हो गया होगा आपका डिलीट क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप ऐसे बेयर एक्ट को पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही टेंशन नहीं रहेगी कि आपको कैसे करना है, ओके। बेयर एक्ट ऑलवेज आपके साथ रखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट
ट्रू, मतलब यहाँ पर नॉट ट्रू वाला क्वेश्चन है। रिगार्ड टू कॉमन इंटेंशन इन अंडर द पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड के अंदर कॉमन इंटेंशन की जो बात है वो आपकी कहाँ पर किसके अकॉर्डिंग में ट्रू नहीं है। एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। जब आप कुछ लोग काम कर रहे हैं, अगर कुछ लोग काम सेम ही चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, तो ये तो आपका ट्रू है, ठीक है। प्री अरेंज प्लान, अब आप पहले ही कुछ अरेंज कर रहे हो प्लान के, तो कुछ लोग अगर पहले मिलकर अरेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका प्री मतलब कॉमन इंटेंशन होगी, तभी तो आप प्री अरेंज करोगे, ठीक है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, ऑब्वियस बात है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होगी तभी, मतलब पहले जब आप जिस चीज़ को अरेंज करो उससे पहले ही आपका प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड होगा तो आपका कॉमन इंटेंशन होगी। बट जो डी ऑप्शन है मेंबरशिप ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, अब आप अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो, मतलब ऐसी असेंबली जिसका कोई मतलब जो लॉफुली नहीं है, वहाँ पर आपकी कॉमन इंटेंशन की जरूरत नहीं है कि आपने पहले ही सोच रखा हो कि हम अनलॉफुल असेंबली करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं, पहले तो लोगों ने नहीं सोचा ना कि मतलब जो बाद में आए हैं, जो बाद में आ रहा है, कुछ लोगों की बेशक एक साइड से कॉमन इंटेंशन हो सकती है, बट जो बाद में हम उसका ओवरऑल चीज़ें देखें तो बाहर से अगर कोई इंसान आ रहा है और उस दंगे में पार्टिसिपेट कर रहा है तो कॉमन इंटेंशन नहीं है उन लोगों की, बट वो कर रहे हैं क्योंकि मतलब कोई सिचुएशन ऐसी है कि वो कर रहे हैं, उनको सही चीज़ लग रही है इसलिए वो कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ पर आपका जो अनलॉफुल असेंबली, वहाँ पर कॉमन इंटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। मेंबरशिप की बात चल रही है यहाँ पर, याद रखिएगा मेंबरशिप, ठीक है। सो होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड के अंदर कौन सा ऑफेंस है, ठीक है। अंडर पिनल कोड का कौन सा ऑफेंस है। मैरिटल रेप कोई भी ऑफेंस नहीं है, मैरिटल रेप कोई ऑफेंस नहीं है, ठीक है। मैरिटल रेप जैसे इंडिया में कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर मैरिटल रेप जैसी चीज़ें इंडिया में एग्जिस्ट करती होती तो जितने भी आदमी है ना वो सब जेल में होते हैं आज, ठीक है। इसीलिए मैरिटल जो रेप है वो ऐसा कुछ नहीं। एडल्ट्री को हटा दिया गया था, अगर आपको याद हो तो एडल्ट्री को हटा दिया गया था जोसेफ साइन वाले केस में, इसको हटा दिया गया था। वर्सेस को आगे आप देख लो क्या है, और इस वाले केस में कहा गया था कि जो एडल्ट्री है वो डिस्क्रिमिनाइजेशन किया जा रहा है उसका, ठीक है। स्टॉकिंग जो है वो आपका है, आपका क्या कहते हैं पिनल कोड के अंदर है, आईपीसी के अंदर है, और मैरिटल रेप जैसे कि मैंने आपको बताया जब है ही नहीं तो हो नहीं सकता, तो स्टॉकिंग इसका राइट आंसर है जो कि दिखा रखा है, ठीक है। सो इन पिनल कोड को थोड़ा सा बेयर एक्ट से भी पढ़ना। देन आता है विच चैप्टर रेफर, ये बहुत ईजी, जनरल एक्सेप्शन के लिए कौन सा चैप्टर आएगा आपका, 4th चैप्टर है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन, 4th चैप्टर। अगर आपको पता ठीक है, वैसे स्किप वाला क्वेश्चन तो नहीं था, बट अगर आपको नहीं पता तो यू कैन, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट, व्हेन अ मैन इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी, तो इस क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ने से ज़्यादा बेटर है कि अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो ये आप जब इसको पढ़ोगे तो इसमें आपको साफ पता चल रहा होगा इट्स इंडिकेट्स द रेप। उसके अलावा आपको सेक्सुअल हरासमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट में भी ऐसा कुछ नहीं होता, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता आंसर, तो इसका रेप इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो केस था बच्चन सिंह का था, इसमें आपको ये चीज़ आपको याद रखनी, बच्चन सिंह। तो जजमेंट जितनी भी आपने अभी तक देखी इस वाले, जैसे पुट्टा स्वामी का हमने जजमेंट देखी, जैसे कि मैंने आपको जोसेफ साइन का जजमेंट बताया, और आपका बच्चन सिंह है यहाँ पर, ये सारी जो केसेस हैं, इन सारे जो जजमेंट है इनकी एक अपनी खुद की लिस्ट बना लो, लिस्ट बनाओगे तो आपके पास अप्रॉक्स 50 जजमेंट की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो जो है, मेंजिया इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर, मेंजिया किसके लिए नेसेसरी कंडीशन नहीं होती। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझदार वाला क्वेश्चन था, इसमें किडनैपिंग होगा इसका आंसर। किडनैपिंग में मेंजिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्यों? क्योंकि किडनैपिंग में आपके एक्ट ही ऐसा है कि अगर आप किसी को बिना बताए लेकर जा रहे हो, उसके लॉफर गार्जियन से, उसके पेरेंट्स से, बिना उनकी परमिशन के लेकर जा रहे हो, तो आपका एक्ट ही ऐसा है कि वो गलत काम है, आप नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपका किडनैपिंग है। और जब भी आप किडनैपिंग का सेक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर इंटेंशनली यही चीज़ें कुछ नहीं लिखी हुई है, तो इसलिए जो किडनैपिंग है वो वहाँ पर मेंजिया जो है वो नेसेसरी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम ये 51 वाला क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी बड़ी वीडियो बन गई है, होप आप लोगों ने इसको लास्ट तक देखा होगा, और आप अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन पर प्रेस कर दो। और उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अगेन एक छोटे सी मैं उस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, जो मेरी न्यू इनिशिएटिव है जो मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ, जो वो बच्चों के लिए जो नहीं कोचिंग अफोर्ड कर सकते, जो वैसे तो ये DLLB एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप, और ये पूरी 6+ मंथ की आपसे प्रिपरेशन मांगता है। अगर आपको 250+ स्कोर करना है, 250+ स्कोर के लिए आपको 6 महीने से ज़्यादा की आपको 6 महीने तक की प्रिपरेशन चाहिए होगी। तो 6 महीने की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर लेनी चाहिए, बट अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज़ भी नहीं ले सकते हो, आप कोचिंग सीरीज़ नहीं ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी मतलब क्रैश कोर्स तक इवन यू कैन नॉट ज्वाइन, तो और आप करना नहीं चाहते हो तो भी ठीक है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक छोटी सी मतलब आप लोगों की हेल्प के लिए ही एक चीज़ लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने की अपने साइड से मेरी बेस्ट नॉलेज दूंगी।
बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। और कोशिश करूँगी जो भी वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ उसके अकॉर्डिंग्स में आपको एमसीक्यू भी प्रोवाइड हो, जो कि कोशिश क्या मैंने सोच रखा है करवाऊँगी तो करवाऊँगी, ठीक है। एमसीक्यू हो, अगर आपको कोई डाउट है तो अगर मेरे को लगेगा कि ज़्यादा डाउट है और अगर आप लोग मुझे खुद बोलोगे कि नहीं एक डाउट सेशन हो जाए तो हम डाउट सेशन भी लेंगे। ये सारी वीडियोज़ आपको अपलोडेड फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। कोई भी आपको मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वालों में मतलब लाइव स्ट्रीमिंग जैसा कोई चक्कर नहीं है, बट हाँ अगर आप डाउट सेशन बोलोगे तो हम इसमें लाइव सेशन जरूर लेंगे आप लोगों का आपसे, तब हम डाउट सेशन के लिए जरूर लाइव सेशन लेंगे और आप लोगों से ज़रूर पूछेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ओके, सो इन सब वीडियो के एक्सेस के लिए आप लोग सिर्फ एक काम करो, सिर्फ आपको एक काम करना है, वो जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है सिर्फ आपको उसको क्लिक करना है, और जितनी भी वीडियोज़ है फ्रीली आप सबको मिलने वाली है। और अगर आप नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल अगर आप करोगे तो ये मेरी मोटिवेशन के लिए कि अगर सारी चीज़ आपको प्रॉपर मैनर में मिले, जैसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना है तो वैसे आपको चाहिए, तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, इसी के 51 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट होने वाला है उसमें मैं आपको सेक्शन भी बताऊंगी, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। आपको हर एक चीज़ को जो आपको एक पेपर को एनालिसिस करता है सोचिए, वो सब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। सो उस सेकंड पार्ट को देखने के लिए अगेन मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके,